गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ प्रशांत सावंत और आशीष बहेती। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं एसपीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट की बिग पिक्चर समझाने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल से तिमाही नंबर्स पर करेंगे बातचीत। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी अब इस समय डे हाई पर। और आज एक चीज़ बहुत क्लियर है कि सुबह से एक व्यू था कि शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बनेगी। फ्राइडे है, ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशंस, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन अभी इस मार्केट का असली टेस्ट होना बाकी है, जो होगा करीब करीब 22,100 से 22,185 के जोन में। बैंक निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स अब ग्रीन में आया। एडवांस डिक्लाइन शानदार मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ 1.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। इंडेक्स स्टॉक्स की जहां तक बात है, उसमें टॉप गेनर आईटीसी अब डे हाई पर 2.5% ऊपर आईटीसी, इनफैक्ट इस समय निफ्टी का सबसे बड़ा सहारा। उसके अलावा बीपीसीएल भी करीब 2.5% ऊपर। सन फार्मा में अच्छी बाइंग आ रही है, 2% सन फार्मा ऊपर है। उसके अलावा कुछ बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक, यहाँ पर अच्छी बाइंग आई। उसके अलावा इंडसइंड बैंक में थोड़ी रिकवरी आ रही है, लीवर में थोड़ी सी रिकवरी है। ये बात हो गई इंडेक्स के स्टॉक्स की। थोड़ा आईटी स्टॉक्स का प्रेशर है, इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री। लेकिन जहाँ तक एफएनओ स्टॉक्स की बात है, उसमें सबसे टॉप गेनर इस समय है एबिट, 3.5% ऊपर। उसके अलावा चोला, आईजीएल, मनापुरम, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। एबी ग्रुप स्टॉक्स, एबी कैपिटल और एबी फैशन। डाउन साइड पर बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर से जस्ट पहले 2.5% नीचे, और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस समय आ रहा है आपको महानगर गैस और परसिस्टेंट सिस्टम्स में। वीरू। ओके, तो ये अभी तक के बाजार की छोटी सी समरी थी। पुल बैक अभी तक जारी है और इस पुल बैक में आपको कैसे ट्रेड्स लेने हैं, आइए बात करते हैं। सुदीप शाह, रुचित जैन, ये फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग अनुज। जो हिसाब से मुझे लग रहा है मोमेंटम बना हुआ था ऑटो सेक्टर में, कल हमने देखा कि हीरो मोटो में भी एक आउट परफॉर्मेंस था रिजल्ट्स के बाद। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम हीरो मोटो कॉप में बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो 6-7 वीक का जो एक स्विंग हाई था तकरीबन 4700 4750, उसके ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम हीरो मोटो में बना हुआ है, ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली वीकली मंथली सभी पर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हीरो मोटो में बाई किया जा सकता है 4750 के स्टॉप लॉस के साथ 4950 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एंड्योरेंस टेक। अब यहाँ पे एंड्योरेंस टेक में भी अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आज देखा गया है, और साथ साथ में स्टॉक ने तकरीबन 8 फरवरी 2024 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक आ चुका है, कंसोलिडेशन में से बाहर निकल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है एंड्योरेंस टेक में भी बाय किया जा सकता है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ 2150 2160 के टारगेट्स के लिए। ओके, एंड्योरेंस से आपका बाय है। और रुचित, आप क्या पिक करेंगे दो ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स मेरे साइड से भी खरीदारी की साइड ही है, लेकिन मैं काफी सिलेक्टिव रह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था। तो ओवरसोल्ड शायद बाउंस बैक आ रहा है, बट वो बॉटम बन चुका है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन अब तक है नहीं। सो ऐसे ही स्टॉक्स को देखना चाहिए कि जहां पे आपको वॉलेटिलिटी ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के फॉलिंग मार्केट में कम देखी हो, तो उसमें एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल। क्लियरली आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब तक डिफेंड किया हुआ है। कल की परसों की सेलिंग में ये स्टॉक में कोई ऐसा सेल ऑफ नहीं देखा गया था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पर है वहां पे आई थिंक वेदर पुलबैक मूव हो या अपट्रेंड का रिजम्पशन हो, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ करेक्टिव फेज के टाइम पे दिखाते हैं, ऐसे स्टॉक्स में ही खरीदारी करनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल्स पे खरीदारी कीजिए। 1270 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। 1350 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। और एफएमजी स्पेस में से एचयूएल आई थिंक अभी भी यहाँ पे स्टॉक में अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। पिछले हफ्ते ही हमने इनफैक्ट ये हफ्ते ही हमने एफएमसीजी बास्केट में जो ब्रेकआउट देखा है, उसमें एक्चुअल में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। जो करेक्शन 2-3 दिन के थे या कंसोलिडेशन रहे, वो उसमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो एक्चुअल में भी यहाँ पे 2320 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है 2420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके भी यहाँ पे हो गए। और इस बीच मैं प्रशांत आपके पास आऊँ, लेकिन मेरे को एक जो फीलिंग आ रही है कि एक चीज़ जो भी होने को है
जो अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको अपना रिएक्शन देने का स्कोप नहीं मिला, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए, आपका व्यू क्या है इस वक्त? निफ्टी बैंक 47,810, दैट मीन्स जो अप्रॉक्सीमेटली कल 130 से लेकर 230 के बीच में 50 डे में क्रैक हुआ था, उसको रीगेन कर गया। जो प्राइस स्ट्रेच एसबीआई में ड्यू था, जो कल नहीं आ पाया, क्या उस बात की संभावना लग रही है, या फिर वो कौन सा पिवट पॉइंट है जिसके ऊपर एसबीआई वो रिएक्शन दे सकता है? प्रशांत। तो वीरू जी, कल जो हाई बना हुआ है 840 का, ये स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यही ऑलमोस्ट यही हाई पिछले स्विंग में भी बना था। अब मुझे लग रहा है कि आज का लो 816, तो उसके एक पॉइंट नीचे 815, ये आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर कोई एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहे तो भी 815 के स्टॉप लॉस से कैश में लीजिए। ये स्टॉक जब 840 क्रॉस कर देगा, मुझे लग रहा है आपका पहला लेवल आएगा 855, 855, और उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल 840 का रेजिस्टेंस एक मेक और ब्रेक लेवल होगा इस स्टॉक के लिए। प्रशांत जी, आपकी इस समय की ट्रेड्स रह गई, क्या होंगी इस समय की ट्रेड्स? तो अनुज जी, दो स्टॉक्स जो होंगे, फर्स्ट जो मैंने परसों एक इलेक्शन पिक के इसमें भी दिया था पोजिशनली, वो था आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस रखेंगे 1100 का, 1100। टारगेट होगा 1170 से लेके 1175, 1175, 1170, और नेक्स्ट पिक होगा ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के लेवल पे, मुझे लग रहा है एक अपमूव आ सकता है स्ट्रॉन्ग, वो होगा हेवेल्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1675, 1675, और टारगेट होगा 1725, 1725 का। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब बाजार की बिग पिक्चर समझते हैं। और अब हमारे साथ स्टूडियो में निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि इस समय उन्हें कैसा लग रहा है मार्केट। राहुल, गुड मॉर्निंग। ये क्या डर लग रहा है मार्केट को? क्या ये वाकई में इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, या फिर वो जो कुछ इंडिया फंड्स को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ 2 फंड्स जो बंद हुए हैं उनका इम्पैक्ट है, एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट है, और किस तरीके से अप्रोच करेंगे आप इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक ऑब्वियसली क्या ये बाज़ार इलेक्शन की वजह से नर्वस है, वो तो मुझे इतना पता नहीं, बट येस एक तरह का कंसेंसस था कि एक आउटकम हो सकता है रिजल्ट का, तो ऑब्वियसली अगर वो रिजल्ट नहीं आए तो वो एक मार्केट रिस्क है। दूसरा, आई थिंक अनुज, अर्निंग सीजन इतना कुछ खास रहा नहीं है, इतना कुछ बुरा भी नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इतने शार्प अर्निंग्स अपग्रेड्स की बात की जा रही है मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें अनुज, मोस्ट स्टॉक्स एटलीस्ट इन आवर कवरेज यूनिवर्स वर ट्रेडिंग एट अबाउट 1/2 to 1.5 times स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 5 and 10 year मीन कमिंग इनटू द अर्निंग सीजन। तो वैल्यूएशंस ऐसे कुछ खास चीप नहीं थे। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे देता हूँ, एशियन पेंट्स या डी-मार्ट या बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं इनके वैल्यूएशंस, तो मार्जिन फॉर एरर बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली हाँ जी, पर मैं यही कहने का तात्पर्य है कि there is no room for error. So anything that is not good will be sold into. अभी 75% of the market is banks, IT, FMCG and Reliance, right? तो अगर आप पूरे मार्केट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा अपग्रेड्स होना ज़रूरी है। और IT में आपने देख लिया किस तरह का रिजल्ट सीजन रहा है। EPAM के रिजल्ट्स भी कल रात को आए थे, US में स्टॉक काफ़ी गिर चुका था, तो आई थिंक मोस्ट पीपल आर कटिंग गाइडेंस। बैंक्स में इट हैज़ नॉट बीन अ कंसिस्टेंट, और ऑब्वियसली अनुज आप यू नो आई एम श्योर यू आर ऑन टॉप ऑफ इट, जिस तरह के रेगुलेशंस आ रहे हैं, नॉट जस्ट बैंक्स, FSI में भी, यू नो गोल्ड लोन्स में भी, अनदर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोविजन, तो एक तरह की अनसर्टेनिटी रही है। ऑब्वियसली द बिगेस्ट रिस्क इज द इलेक्शन रिजल्ट। अगर वो नहीं आया जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर एक नेगेटिव आउटकम हो सकता है। बट आई वुड से दैट इवन देन अनुज, हम मार्केट में 20-25 साल से हैं, हम वी बाय कंपनीज, वी बाय ग्रोथ, वी बाय अर्निंग्स, राइट? तो जिस तरह की कमेंट्री कंज्यूमर कंपनी से आ रही है, एक तरह से आई हैव बीन समवॉट हार्टेंड कि थोड़ा रूरल साइड में रिकवरी देखने को मिल रही है। अब कहाँ तक पता नहीं, क्योंकि स्टॉक्स जिस तरह से भागे हैं, बट वुड आई बी अ बायर इन दिस डिप? आई वुड बी अनुज। ओके, इतने सारे हमने एग्जांपल्स लिए, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, SBI। कल नंबर्स आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। एक डिबेट चल रही है कि SBI को क्या वैल्यूएशन मिलना चाहिए इस समय। यहाँ पर आपका SBI पर इन पर्टिकुलर क्या व्यू है? अनुज, अगर आप इफ़ यू टेक आउट आवर चैट्स ओवर द लास्ट मेनी मंथ्स, मैं 500 रुपये से बोल रहा हूँ कि SBI शुड बी अ डबलर फ्रॉम हियर। आज भी मेरा टारगेट 1000 है, तो ये मुझे लगता है हो जाएगा। 500 से 800 की जर्नी हो चुकी है।
देखिए अनुज, जब हम हाथी की बात करते हैं ना, तो SBI एक हाथी है। अगर ये हाथी आपको 15% का ग्रोथ दे रहा है, राइट, और ये मैच्योर बिजनेस है अनुज, लीवर आपको 15% का ग्रोथ नहीं दे रहा, इन्फोसिस आपको 15% का ग्रोथ नहीं दे रहा, आप कोई भी इंडस्ट्री का उठा के देख लीजिए, फार्मा में ये 15% का ग्रोथ दे रहा है। हाउसिंग में, ऑटो में देख लीजिए, ऑटो के नंबर्स भी अच्छे ठीक ठाक आए हैं। ऑटो विद इन SBI हैज़ ग्रोन बाय 25% प्लस, हाउसिंग हैज़ ग्रोन बाय 20%, ROA 18% का है, ग्रॉस NPA आपके 18 बेसिस पॉइंट क्वार्टरली कम हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। ICICI बैंक इज गोइंग एट अबाउट 2.6 टाइम्स, ये जा रहा है 1.4 पे, तो नियरली हाफ। अब इसको क्या वैल्यूएशन दे सकते हैं इज अप फॉर डिबेट, बट ठीक है, आप ICICI के मुकाबले डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक पर्सनली अनुज द डिस्काउंट शुड बी मोर देन 33%। आप 1/3 का डिस्काउंट दे दीजिए, तो अब आप तय कर लीजिए कि ये हाफ पे ट्रेड कर रहा है। दिस स्टॉक कुड इजीली, इफ इट डजंट डिसअपॉइंट फ्रॉम हियर, कुड इवन बी 1500 अ ईयर और 2 years फ्रॉम नाउ। मेरा कन्विक्शन 500 से रहा है, हमारा प्रिंटेड टारगेट 1000 है, तो मैं आपको फिलहाल तो 1000 का ही बोलूंगा, लेकिन 18% की ROE बिजनेस को अगर आप 1.3 1.4 टाइम दे रहे हैं, तो कहीं मार्केट इसको मिसप्राइस कर रहा है। आप एसेट क्वालिटी, ग्रोथ, अनुज मार्जिन्स 8 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो आई डोंट सी, ओनली प्रॉब्लम अनुज इसके कल निफ्टी इस तरह गिर गया था, अगर माहौल कल अलग होता, हम इंटरनली डिस्कस कर रहे थे, SBI could have been up 5 to 10% yesterday. कल बात मैंने भी बोली थी ये कि अगर कल पिछले क्वार्टर वाला मार्केट होता तो शायद 900 रुपए कल ही हो जाता है। एग्जैक्टली, आई मीन 350-400 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे था कल, और SBI आई थिंक 1.5-2% ऊपर था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन अगर वो फॉल नहीं आती होता, आई एम नॉट सेइंग द निफ्टी नीडेड टू बी अप 350-400, अगर निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर था कल और माहौल अलग होता, तो दिस यू कुड हैव सीन 900 प्लस यस्टरडे। ओके, अच्छा, एक और स्पेस जो आपके दिल के काफी करीब रही है, FMCG जी, और पूरी कंजम्पशन बास्केट, एक्चुअली वहाँ वापस अच्छी बाइंग शुरू हुई है। चाहे आप ITC, लीवर जैसे स्टॉक्स की बात करें, मैरिको, डाबर की बात करें, या इवन अगर आप नॉट स्ट्रिक्टली FMCG लेकिन कंजम्पशन में जैसे अगर इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स की बात करें, वहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रेफर्ड आइडियाज़ हैं आपके? अनुज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टेक्निकल फैक्टर था, ये बहुत अंडर ओन्ड हो गए थे। आई थिंक अगर आपको याद होगा, करीबन 3-3.5 साल से इन स्टॉक्स ने कुछ खास किया नहीं है। अब कंजम्पशन को अनुज एक्सटेंड करके 2 व्हीलर्स में भी ले जाते हैं। अगर आप देखें तो सारे जो कमेंट्री है जो रूरल की, वो अब बेटर हो रही है। कुछ कंपनियों ने रूरल से बेटर अर्बन में दिया है, एक्सक्लूडिंग लीवर। आई थिंक मैरिको, Dabur, Britannia is talking about a double-digit growth, which is extremely heartening. Tata Consumer, and ये अनुज आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं रूम ACs वगैरह में, ब्लू स्टार, वोल्टा। सो आई थिंक पूरी एक जो कमेंट्री है, एक तो एक बहुत अंडर ओन्ड सेक्टर था, तो इसमें IT से यहाँ शिफ्ट करना या कोई और बड़े सेक्टर से शिफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है, लिक्विड है, एग्जीक्यूटेबल आइडियाज़ हैं। तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस इतने डिमांडिंग आज भी हैं। आई थिंक अगर आप मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, ये सब 40 to 45 टाइम्स के बीच में आ रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर आपको FMCG में 15% की अर्निंग्स ग्रोथ मिलती है अनुज, ये वैल्यूएशंस 50 के आसपास जा सकते हैं। दैट इज़ बिन द हिस्ट्री ऑफ FMCG कंपनीज। अगर आपको 15% की अर्निंग्स कंपाउंडेड मिलती है, तो आपके वैल्यूएशंस 50 टाइम के आसपास ट्रेड करते हैं। कंज्यूमर कंपनीज वो नहीं दे पा रहे। द बिगेस्ट पॉजिटिव अनुज इज फॉरगेट डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ, कुछ कंपनियां डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रही हैं। तो इसमें अगर आप प्राइसिंग और प्रीमियमाइजेशन ऐड कर दें, तो ये ग्रोथ 13-14% भी हो सकती है। तो आई वुड से पैकेज फूड्स में ब्रिटानिया would be the top pick, maybe on corrections even a Tata Consumer. United Breweries Anuj, we've liked for a very long time. हमें आज भी लगता है कि यहाँ से EBITDA 2 साल में 2-2.5x हो सकता है। एंड Gillette, आई थिंक एक पसंदीदा स्टॉक हमारा रहा है। तो आई थिंक कंजम्पशन प्योरली नॉन डिस्क्रेशनरी, अगर देखें वेस्ट लाइफ वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ इसमें, दीज वुड बी सम ऑफ आवर टॉप 3-4 आइडियाज एट दिस पॉइंट। वीरू? राहुल, एशियन पेंट्स के नंबर का आपने कल देखा, आई मीन एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, आई मीन इस दौर का सबसे वर्स्ट स्टॉक रहा है एशियन पेंट्स पे। इस प्राइस पे आपका टेक क्या है अब, और स्पेशली उनके लिए जो अभी पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं? Morning, Viru. I would say not right now, Viru. I think the valuations are still trading at 44-45 times on an FY26 basis. FY25 में भी I think आपकी टॉप लाइन EBITDA और अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी। उस डिप्रेस बेस पे आपको FY26 में शायद 14-15% का ग्रोथ मिल जाए, बट मे बी नॉट।
I'd say वीरू, अगर मैं लार्ज कैप टू लार्ज कैप देखूं तो, एंड जैसे मैं अनुज के साथ डिस्कस कर रहा था, इंस्टेड ऑफ एशियन पेंट्स व्हाई नॉट हीरो मोटोकॉर्प। 4-5% की डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश टू यील्ड है, 16 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, इट्स ग्रोइंग एट 18-20%, ट्रेडिंग एट हाफ द वैल्यूएशंस ऑफ टीवीएस मोटर्स। दोनों एक तरह से कंजम्पशन ही है। तो एशियन पेंट्स, लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल डिजिट ईयर दिस ईयर, एंड द FY26 इज गोइंग टू लुक लाइक अ डबल डिजिट ऑन अ डिप्रेस्ड बेस। सो इतनी कोई जल्दी नहीं है इस स्टॉक को खरीदने के लिए। आई थिंक ये स्टॉक अगर मुझे 22-2300 के आसपास मिल जाता है तो आई कैन सर्टेनली टेक अ लुक एट इट। ओके, अच्छा, अभी एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में आपने हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस का जिक्र किया राहुल। आते हैं एग्जैक्टली ऑटो सेगमेंट में ही। ये 2 व्हीलर्स पे आपने अपना व्यू किया, 4 व्हीलर सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी चॉइसेस क्या है इस बार? प्राइस स्ट्रेच अच्छे थे। लुक एट मारुति एट ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, एंड M&M विद स्ट्रॉन्ग, आई थिंक, जो लॉन्चेस रहे हैं। अभी एक रिसेंट गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी 1500 सीसी रेंज में। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? सो इट हैज़ बिन अ ड्रीम रन, राइट वीरू? आई थिंक ये पूरे सेक्टर के लिए इतना बेहतरीन समय रहा है, पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। और जैसे मैं अभी अनुज के साथ चर्चा कर रहा था, अगर रूरल साइड रिकवर कर जाती है तो आई थिंक इट कुड बी पोटेंशियली बेनिफिशियल फॉर द ट्रैक्टर्स। आई थिंक जो अभी आंकड़े आ रहे हैं स्काईमेट या IMD से भी कि मानसून नॉर्मल टू अबव नॉर्मल हो सकता है, तो दिस कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काफ़ी हद तक काम चालू रह चुका है। जिस तरह से रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड एट बेस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपकी द टाइम टू ट्रैवल विल रिड्यूस। तो अगर आपको वही माल कम टाइम में ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आपको व्हीकल ज़्यादा चाहिए होंगे। तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स को डू वेल। अशोक लेलैंड वुड बी अ प्रेफर्ड पिक। आपको अगर पैसेंजर व्हीकल्स में रहना है तो बिटवीन मारुति एंड M&M आई वुड प्रेफर मारुति। अगेन, वैल्यूएशंस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स M&M अगर आप पिछले 5 साल में देखें, द स्टॉक्स गॉन अप सम 3x 4x, बट आई थिंक मारुति कुड स्टिल बी द प्रेफर्ड पिक देयर। And I think if you're looking to play tractors, then you probably play it as a blend with M&M. तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो I think Maruti, M&M, Ashok Leyland and maybe a Hero, these would be, and then फिर आप ancillaries में भी जा सकते हैं, but this would broadly be the way I would play autos as a portfolio. ओके, मीनवाइल मार्केट डे हाई पर अब 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 22,107 पर निफ्टी और 47,800 के करीब बैंक निफ्टी। अच्छा राहुल, एक व्यू मुझे चाहिए था आपका, कोटक बैंक पर आपका कोई व्यू है क्या? कंसिडरिंग इतना सब कुछ जो हुआ है पिछले 1 महीने में, उसके बाद एक ऐसा स्टॉक जिसने शायद वैल्यूएशन में HDFC बैंक के ऊपर भी प्रीमियम कमांड किया है हिस्टोरिकली, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? तो अनुज, वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक। आई थिंक हमारा अपसाइड कुछ 20% है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, बट रिसेंटली आपने देखा बॉब कार्ड्स पे RBI का बैन निकल चुका था। अब जनरली आप हिस्टोरिकली देखें तो अनुज 5 से 12 महीने रखते हैं ये बैन्स मोटा मोटी लिफ्ट होने में। उससे भी जल्दी कर लिया। हाँ जी, तो आई थिंक जिस तरह की फ्रेंचाइज कोटक की है, शुड यू बाय टुडे? आई एम नॉट श्योर। विल दिस जनरेट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? दैट आई एम श्योर। आई डोंट नो व्हेन टू टाइम इट। बहुत समय बाद कोटक के बाद इस नाम के इर्द गिर्द इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहा है। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो निकल के और चर्चित हैं कि कुछ मिड कैप बैंक्स में कुछ लीडरशिप रोल्स की चेंजेस की भी बात हो रही है। बट आई पर्सनली थिंक अनुज, एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन। देयर इज़ नो कंसर्न ऑन क्रेडिट ग्रोथ इन द कंपनी। एक ही है कि ये इसके चलते वैल्यूएशंस का क्या हो सकता है, क्योंकि बॉब और HDFC बैंक वेंट साइडवेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस हैपेंड। बट आई थिंक अनुज, मे बी आफ्टर अनदर क्वार्टर यू कुड लुक टू बाय इट। माय सेंस इज अगर आपको बैंक्स में अभी निवेश करना ही है तो जहां मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है वो है इंडसइंड बैंक लार्ज कैप स्पेस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आपको मिड कैप्स खेलना है तो आप फेडरल बैंक खेल लीजिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ कंपल्शन टू बी बाइंग Kotak Mahindra Bank today, but yes, I think a quarter down the line, certainly. कुछ डार्क हॉर्सेस लास्ट हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें जैसे जोमेटो निकल कर आया था जी, ऐसे कुछ 2-3 स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हैं जो आपको लग रहा है कि आगे जाके डार्क हॉर्स बन सकते हैं? आई थिंक अनुज, एक 2-3 एंटी कंसेंसस कॉल दे देता हूँ। एक तो है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स केमिकल सेक्टर में। आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ओलियो केमिकल्स। हम काफ़ी टाइम से पिछले 1-1.5 साल से SRF और नवीन पे
पॉजिटिव थे, बट जब से ये डी स्टॉकिंग वगैरह की बात हुई है वी हैड डाउनग्रेडेड बोथ द स्टॉक्स, बट ओलियोकेमिकल्स पे हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। तो आई थिंक वेदर यू प्ले थ्रू फाइन ऑर्गेनिक्स और गैलेक्सी, हमारा प्रेफर्ड पिक इस वक्त गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स रहेगा। इट्स अ स्लाइटली एंटी कंसेंसस कॉल बिकॉज अभी केमिकल्स में ज़्यादा कोई रुझान आ नहीं रहा है मार्केट में। और दूसरा अनुज, गिवन द वे अंबुजा's results came out, there is a concern of how cement companies will perform. One of our top ideas there, which we have not discussed before, would be JK Lakshmi Cement. I think that could be a very interesting idea. Again, valuations कोई इतने demanding है नहीं. I think हमारी जो analyst का view है, she's got I think an 8-10% volume growth kind of number. Costs will be all right for the company. So I think there is a case for EBITDA per metric ton to grow by 20-30% over the next 2 years. ये दो तो जहन में आ रहे हैं, मे बी मुथूत बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो अराउंड इट। आई थिंक अगर आपका स्लाइटली लॉन्ग टर्म व्यू है, 20% की ROE है, 5% का ROA है, इट्स कमिंग टू यू एट व्हाट 1.5 टाइम्स, तो मुथूत एक एंटी कंसेंसस व्यू हो सकता है। तो आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होती है और कंपनी अच्छी होती है ना, आपको उसमें बाय कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ये जो स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया, यूड रादर बी अर्ली, बिकॉज अगर कुछ चीज़ सही हो जाए ना अनुज, ये स्टॉक्स 15-20% एक दिन में उछल सकते हैं, फिर आप बोलेंगे आई विश आई हैड हेल्ड इट, तो फिर आपका वो क्वार्टर का रिटर्न निकल जाता है। तो आई थिंक ये 3 नाम जहन में आ रहे हैं। एंड अनुज, वी हैव रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ बैक इनिशिएटेड ऑन डिफेंस, एंड इट्स यू नो still a relatively under tracked sector. उसका कोई नाम? Mazagon Dock I think could be an interesting name. BEML is another one that we like. तो I think इसमें एक ही चीज़ अनुज के रेवेन्यू बुकिंग जो है वो थोड़ी लंपी हो सकती है, बिकॉज योर बिगेस्ट प्रोक्योरर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप बेसिकली माल बना के रेडी रख सकते हैं, बट जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो माल को उठाए नहीं, वो आपकी इन्वेंट्री में रहती है, तो वर्किंग कैपिटल थोड़ा ऊपर नहीं। बट जब ये सही जाता है तो then you can get very disproportionately high revenue and profit growth in that year. So I think BEML and Mazagon could be a couple of other names. Very quickly, कोई disclosure राहुल, इतने stocks का नाम लिया आपने? I don't remember all the names, but it's safe to assume that me or my family would be having positions in some of them. All right. बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं। वीरू, एक मैनेजमेंट है हमारे साथ। बिल्कुल अनुज, चलते हैं पीएनबी की मैनेजमेंट की तरफ, और एक बार जरा पीएनबी लेके आइए। और पीएनबी आपके स्क्रीन पे कल नंबर्स आए थे, और थोड़ा सा एग्जैक्टली एक बार प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद नंबर्स पे आएंगे। जरा प्लीज़ पीएनबी लेके आइए। इट्स 123। इस आई थिंक मैं अगर रीसेंट फॉल को छोड़ दूँ तो उससे पहले PSU बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले स्टॉक्स में से एक शामिल रहा पीएनबी। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, और एक बार नंबर्स रखिएगा यहाँ पर। Q4 के नंबर्स आपके, मुनाफा करीब 1158 से बढ़कर लगभग 3010 करोड़ रुपए, नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 9498 करोड़ से बढ़कर लगभग 363, ग्रॉस NPS 6.24 से घटकर करीब 5.73, और नेट NPS इनके करीब 0.73, NIM से अप्रॉक्सीमेटली 3.1 की डिजिट्री में रहे वर्सेस 3.15। अब एक काम करते चलिए मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, और हमारे साथ इस बातचीत में हैं श्री अतुल कुमार गोयल, MD एंड CEO पंजाब नेशनल बैंक के। गोयल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली शुरुआत आपके ही आई थिंक नंबर्स में से NIM से करना चाहूँगा। 3.15 की ट्रैजेक्टरी में आपने एक क्वार्टर लॉक किया है सर। थोड़ा सा, क्योंकि हम जब इस साल की शुरुआत हुई थी CY24 की, तो एक सेंस मिल रहा था कि शायद मिड तक आते आते हमें रेट कट्स मिल जाएं, लेकिन वो अभी तक वास्तविकता नज़र नहीं आ रही है। अभी एज ऑफ नाउ आपको सर ये NIM की ट्रैजेक्टरी 3.10 से कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है अगले 1-2 क्वार्टर्स में? ये इसी ट्रैजेक्टरी में रहेगी कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, या फिर इसमें थोड़ी तब्दीली हो सकती है? अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक सर। धन्यवाद वीरेन जी। निम अगर आप देखें, हमारा जो है 3.25 डोमेस्टिक निम था, और 3.10 इज दी ग्लोबल निम लास्ट क्वार्टर का। लास्ट ईयर भी हमने जो गाइडेंस दी थी वो 2.9 से 3 के बीच में दी थी। तो अब भी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं 24-25, गाइडेंस हमारी यही है कि निम में ये 2.9 से 3 के बीच में होना चाहिए। एज फार एज डिपॉजिट का रीप्राइसिंग इज कंसर्न है, वो हमारा 95% ऑलरेडी रीप्राइज हो गया है, तो डिपॉजिट में कॉस्ट बढ़ने की संभावना नहीं है।
तो रेट कट अगर आता है तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। दिस इज द रीजन वी आर गिविंग द गाइडेंस फॉर द 2.9 to 3। अगर ये रेट कट 6 महीने तक नहीं आता है मान लो, तो मेरे ख्याल से ये 3 व्हाटएवर द नंबर वी आर हैविंग एज ऑन 3.1 के आसपास ही रहेगा, बट गाइडेंस फॉर होल ऑफ द ईयर 2.9 to 3। ओके अच्छा सर, अभी इस क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली सिक्वेंशली रही 3.5%। अभी आपने रीप्राइसिंग की बात पे तो अपनी टिप्पणी कर दी, बट डिपॉजिट ग्रोथ्स बीते 4 महीने में 5 महीने में क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, अब कैसी है, मतलब अब स्थिति क्या है और आगे डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रहेगी? मतलब लिक्विडिटी का कोई चैलेंज तो नहीं होगा आपके लिए? देखिए, लिक्विडिटी का चैलेंज पंजाब नेशनल बैंक में बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे पास जो है एक्सचेंज एसएलआर है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। जो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी अगर देखते हैं कम है, तो हमने डेलिबरेटली बल्क डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी। डिपॉजिट बल्क अवेलेबल है बट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा सीडी रेशो भी बड़ा कंफर्टेबल है, 71 से के आसपास है और 10,000 ब्रांचेज। लास्ट टाइम हमने जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सेविंग बैंक में अकाउंट खोले हैं और 2.68 लाख अकाउंट खोले हैं हमने करंट अकाउंट पे। तो हमारा फोकस है कि कासा को बढ़ाएं, जिससे हमारा कॉस्ट भी थोड़ा सा डिपॉजिट पे कम हो। तो लिक्विडिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर, कासा क्या है अभी एग्जैक्टली सर, और क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप कासा में? जो लोग कासा भी अकाउंट में जी, कासा भी जो है 41 के आसपास है, 41 पॉइंट समथिंग, और ये जो है हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि ये 42 तक पहुंचना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ओके अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आगे जाके डिस्बर्समेंट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप अगले 2 क्वार्टर्स तक? अब देखिए अगले 2 क्वार्टर्स में क्या क्या है, चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे, आपका फुल फ्लेज बजट आ चुका होगा, आपका मॉनसून की प्रोसीडिंग्स हो चुकी होंगी। अब तक की जो आई थिंक जो वाइब्रेशंस है वो क्या लग रही हैं? आई मीन क्या रूरल से, एग्रीकल्चर से, एसएमई से, कहाँ से ग्रोथ या फिर रिटेल से ग्रोथ आती दिखाई दे रही है आपको अगले 2 क्वार्टर की? जो ग्रोथ है, देखिए रिटेल में बराबर ग्रोथ है। ग्रोथ रिटेल में रूरल से भी आ रही है, टायर 2 टायर 1 सिटी से भी आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें हमारी जो ग्रोथ 11.2% होल ऑफ द ईयर है, बट रिटेल की ग्रोथ अराउंड 15% है। उसमें हाउसिंग की ग्रोथ भी देखें, वो भी 14-15% के आसपास है। और व्हीकल लोन की अगर ग्रोथ देखते हैं आप, 25% है, क्योंकि हम एक देश का बड़ा बैंक है तो हम कॉर्पोरेट में भी करते हैं। तो गाइडेंस जो हम दे रहे हैं इसलिए 11 से 12 की दे रहे हैं परसेंट की करंट फाइनेंशियल ईयर की। फोकस हमारा जो रैम है रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई, जो अभी 55% है टोटल क्रेडिट का, इसको हम चाहते हैं कि ये 57% तक हो, कि रूरल वगैरह में डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी अभी। ओके अच्छा गोयल साहब, जरा अब आते हैं आपकी एसेट क्वालिटी पर। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बीते 10 साल में सबसे चुनौतीपूर्ण जो आई थिंक दौर रहा वो पीएनबी के लिए भी रहा। मैं इतिहास में क्या क्या हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने एक सब्सटेंशियल रिकवरी करी सर। नाउ योर जीएनपीए इज एट 5.73, एनएनपी एट 0.73। अगले 2 क्वार्टर्स में ये फिगर्स कहाँ तक जा रही हैं? मैं आपको पूरे साल का पहले बताता हूं कि 5% होगा 24-25 के एंड तक ग्रोस एनपीए, 50 से नीचे होगा आपका नेट एनपीए। तो अभी हमारा 5.73 है, तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये लगभग 5.25 के आसपास होना चाहिए ग्रोस एनपीए। और इवन वी विल ट्राई, ऑल्दो आई एम गिविंग द गाइडेंस फॉर होल ऑफ द ईयर की 0.50 होगा, बट वी विल ट्राई टू ब्रिंग द नेट एनपीए विद इन 6 मंथ लेस देन 0.50। ओके चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पीएनबी के नंबर से बातचीत करिए। आपने एक बार जरा पीएनबी का प्राइस स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़। कल 2 नंबर्स आए थे और उसमें अगर आप पीएनबी को देखें आपकी स्क्रीन पे इट्स 122.75 डे हाई की ट्रैजेक्टरी से हल्का सा रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस वक्त ये प्राइस ऑलमोस्ट जुलाई 2018 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। बाजार में रिकवरी है, निफ्टी करीब करीब 22,090 पे, लेकिन 22,150, 130 बहुत क्रिटिकल लेवल है। निफ्टी बैंक क्या करता हुआ? निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 50 डे मार्क को स्ट्राइक करता हुआ। नीरज जी हमारे साथ हैं, नीरज जी को अब ये पारी संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। थोड़ी सी हमने स्थिरता तो ले आए नीरज जी, शुक्रवार को और हसीन बनाइए, कुछ तो करके दिखाइए। कितने टिकाऊ है ये शॉर्ट कवरिंग?
नीरज जी, ये कोई जोन नहीं है जिससे मैं तय कर पाऊँ कि ये शॉर्ट कवरिंग टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि ये अभी भी वीक जोन है टेक्निकली। जो जोन आपने कल तोड़ा था मिड में 22,185, 22,232, वो 50 पॉइंट सबसे निर्णायक होंगे। अब चाहे वो आज हो या सोमवार को हो या फिर अगले हफ्ते किसी भी दिन हो, लेकिन ये वो जोन नहीं है जहां से मैं तय कर सकता हूँ। चलिए, चूंकि देखते हैं काफ़ी 2-3-4 दिनों में अच्छा खासा गिरा है तो थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन अगले मंगलवार को फिर चुनाव है तो वो एक दिन सेट हो रखा है और अभी ऐसे 4-5 बार हुआ। इलेक्शन से डर लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मार्केट को क्यों डर लगता पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। खैर चलिए, शुक्रवार अच्छा दिन है और एंजॉय करिए, और मार्केट भी ऐसे ही 1:30-2 बजे आपको ऐसे ही दूंगा मैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।